हम लोग गूगल क्लास 10 का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें खंड क और खंड ख पढ़ना था। खंड क में 6 चैप्टर था जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और खंड ख में भी 6 चैप्टर है जिसमें से 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग छठे चैप्टर को देखेंगे। तो आपको अगर सारे वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग 6 चैप्टर को देखेंगे जो कि लास्ट चैप्टर है आज का। तो या इसके बाद गूगल कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। तो आपदा और अस्तित्व मतलब क्या, उसका कुछ एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आपदा का कुछ एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसके साथ साथ सह मतलब क्या, उसका साथी। तो आपदा के बारे में हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक आपदा जो भी है, बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब कुछ भी है तो इसको हम लोग रोक नहीं सकते। इसको हम जितना ही चाह देंगे तो रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, इसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके कम करने की कोशिश के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कोई भी आपदा को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम से कम नुकसान हो उसके लिए क्या करना हो, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भूकंप के पढ़ेंगे। तो भूकंप के बारे में हम लोग बहुत चीज़ जान चुके हैं, भूकंप क्या होता है, कैसे आता है। तो इसका सिर्फ हम लोग कैसे इसको कम किया जा सकता है उसको पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर पहले भूकंप के बारे में दिया हुआ है कि 26 जनवरी 2001 की तिथि को भुज में 6.9 तीव्रता वाले भूकंप आया था। कहाँ पे, तो भुज में कब, 2001 में 26 जनवरी को 6.9 तीव्रता मतलब इसका इतना तेज भूकंप आया था। राज्य सरकार के रिपोर्ट के अनुसार 1300 का कुल लोगों की जान गई थी और 1.6 लाख जख्मी हुए थे, और 21 लाख से लोग लगभग इतना करोड़ लोग प्रभावित हुए थे इससे। और लगभग 3.2 लाख पक्के और कच्चे मकान खत्म हो गए थे, और 14,000 झोपड़ी वगैरह होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और लगभग 7.3 लाख पक्के एवं कच्चे मकान और इतना झोपड़ियाँ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा नुकसान हुआ था भूकंप की वजह से। तो बात यह है, इससे हम लोग बचने के लिए क्या करना चाहिए। जो अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व जो होता है उससे संबंधित जितना भी बिंदु पर मतलब योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे, जितना ही मतलब जितना तरीके से हम लोग बचा जा सकते हैं उस पर सारा चीज़ पर कार्य करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हानि कम से कम होगा। जैसे कि अमेरिका और जापान का बात करेंगे तो वहाँ पर भूकंप आते रहता है, लेकिन उन लोग का बहुत कम हानि देखने को मिलता है। इसका कारण यही है कि वो लोग सारे बातों को ध्यान में रख के चलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन चीज़ का ध्यान में रख के चलना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला इसमें है कि भवनों का आयताकार होना चाहिए। जो भवन हम लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो कैसा होना चाहिए, आयत का आकार का होना चाहिए। आयताकार हम लोग पढ़े ना, ऐसा होता है, लंबाई और चौड़ाई जिसमें होता है, और सारे कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे आकार का घर बनना चाहिए, ठीक है। और नक्शा साधारण होना चाहिए, जिसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का नक्शा न बना के रखते, साधारण नक्शा का होना चाहिए जहाँ पे भूकंप वाला क्षेत्र है, ठीक है। दूसरे बात में बताया जा रहा है कि लंबी दीवार की क्या होना चाहिए, लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट पत्थर और कंक्रीट कॉलम होनी चाहिए। कंक्रीट मतलब क्या होता है, ठोस पदार्थ वैसा जो हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, उसी के हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि लंबी दीवार की सहारा देनी चाहिए। जो भी घर बना रहे उसमें क्या होना चाहिए कि एक लंबी दीवार की सहारा देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि ईंट पत्थर या कंक्रीट का कामल होना चाहिए। जो उसमें हम लोग जो लगाते थे, ईंट पत्थर होना चाहिए और कंक्रीट का होना चाहिए। मतलब सीमेंट वगैरह जो यूज करते हैं वो सब क्या होता है, हार्ड होता है, तो उस प्रकार का यूज करना चाहिए। दूसरा में तीसरा बोल रहा है, जहाँ तक हो सके TLU तथा X आकार के भवनों को छोटे छोटे आयतों में बांट कर बनाना चाहिए। अगर T और U V आकार का अगर बना रहे भवन तो उसको छोटे छोटे भवनों में बांटना चाहिए, जो कि आयत आकार का होना चाहिए। और बीच अगर कोई घर बना रहे आयत के बीच में, तो खाली जगहों का छोड़ना चाहिए, बीच बीच में खाली जगह छोड़ना चाहिए। उसके बाद है नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। नींव मतलब क्या, जो नीचे में नींव दिया जाता है घर बनाते हैं, नीचे में जो पिलर वगैरह दिया जाता है, तो वो सब क्या होना चाहिए, एक मजबूत होना चाहिए, ठीक है।
भूकंप अवरोधी होना चाहिए, मतलब भूकंप को रोकने लायक होना चाहिए। उसके बाद है निर्माण के पूर्व स्थान विशेष मिट्टी और वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। अगर जब जैसे ही घर बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर विशेष प्रकार की मिट्टी जो है, मिट्टी के बारे में अध्ययन होना चाहिए, तब वहाँ के मिट्टी के हिसाब से वहाँ पर नींव देना चाहिए, वहाँ पर पिलर वगैरह देना चाहिए, जिससे घर का कोई नुकसान न हो। और दरवाजे और खिड़की की स्थिति भूकंप अवरोधी होना चाहिए। अब देखो, भूकंप अवरोधी बनाने के लिए, भूकंप से जो बचने वाला भवन बनाने के लिए हम यूज कर, भूकंप अवरोधी मतलब होता है कि जो भूकंप से बचने वाला घर है, तो उसको ऐसा बनाने के लिए उसके लिए दरवाजे और खिड़कियों की स्थिति फिक्स होता है, उसके हिसाब से दरवाजे और खिड़की लगाना चाहिए। और लोहा कंक्रीट बालू से उत्पन्न भार भवन की रचना में इसकी समुचित अनुपात एवं तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित संरचना का निर्माण होना चाहिए। जो लोहा कंक्रीट वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो लोहा जो बालू होता है सब क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो मतलब कंक्रीट मतलब हार्ड ही होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे इसमें सबका एक निश्चित अनुपात में प्रयोग करना चाहिए, जिससे भवन क्या सुरक्षित रहे। और गलियों और सड़कों की चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए, और दो भवनों के बीच का क्या होना चाहिए, पर्याप्त दूरी होना चाहिए, ठीक है। दो भवन बना रहे तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए। इसलिए भूकंप आने के बाद खतरा ज़्यादा हो सकता है अगर दूरी कम रहेगा तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब भूस्खलन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले भूस्खलन होता क्या पहले जान लेते हैं, इसलिए भूस्खलन के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पर हम लोग भूस्खलन के बारे में पहले जान लेते हैं। तो भूस्खलन क्या होता है, 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप का, बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचरे के नीचे आना। देखो, बारिश के पानी के साथ मिट्टी और कचरे के नीचे आता है, ठीक है। जब बारिश का पानी होता है तो क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों से क्या होता है, बारिश कचरा और मिट्टी साथ में आकर कचरे के साथ नीचे आता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कंकड़ पत्थरों का खिसकाना, ठीक है। कंकड़ और पत्थर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह खिसक के आ जाए। और तीसरा है कंकड़ पत्थर का गिरना। कंकड़ पत्थर क्या होता है, गिरता है कहाँ से, पहाड़ी क्षेत्रों से। चट्टानों के खिसकना, चट्टान जो बड़े बड़े चट्टान होता है एक जगह से दूसरी जगह खिसकते हैं, चट्टानों का गिरना। इन सभी कारणों से मार्ग में पड़ने वाली जितना भी चीज़ें होती है, ठीक है, वो सब के सब बर्बाद हो जाती है। ये सब कारण से इसके मार्ग में जितना भी चीज़ पड़ेगा, पेड़ पड़ेगा, पशु पड़ेगा, पेड़ पौधा, घर वगैरह, सब को सब बर्बाद कर देता है। परिणाम स्वरूप आवागमन एवं परिवहन प्रभावित कर देता है। जितना आने जाने का रास्ता रहता है वो सबके सब प्रभावित कर देता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह आकर मान लो कि रास्ता बना हुआ है, अब पहाड़ी क्षेत्र है, इधर से क्या होगा, पत्थर चट्टान आके यहाँ गिर जाएगा, तो यहाँ से आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। इस प्राकृतिक आपदा के लिए निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए महत्वपूर्ण बात दिया हुआ है, उसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त नींव बनाना चाहिए। जैसा वहाँ का मिट्टी है उसी के हिसाब से वहाँ नींव बनाना चाहिए, ठीक है। ढलवा स्थानों पर आवासों का निर्माण न करना चाहिए। मान लो बहुत सारे जगह होते हैं जो पहाड़ी इलाका होता है, ऐसे ढलाव रहता है, ऐसी पर क्या करता है लोग, ऐसे घर बना देता है, ठीक है, ऐसे घर बना देता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ढलवा स्थानों पर घर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। सामान्य एवं वैकल्पिक संचार प्रणालियों के समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य और वैकल्पिक संचार, जितना भी संचार वगैरह है, संचार हम लोग वैकल्पिक संचार पढ़े थे पिछला चैप्टर में, तो वो सब का व्यवस्था यहाँ पे होना चाहिए। कोई भी अगर नुकसान हुआ तो जल्द से जल्द लोग वहाँ से संपर्क कर सके, ठीक है। वनस्पति विहीन ऊपरी ढालों पर उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का सघन रोपण करना चाहिए। कहने का मतलब जो ये ढलाव होता है तो इस ढलाव पर क्या करना चाहिए, बहुत सारे वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने से क्या होता है कि यहाँ का मिट्टी क्या होता है, बंद कर आता है, बंद कर रहेगा तो मिट्टी यहाँ से यहाँ बहकर नहीं जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है सड़कों नहरों का निर्माण एवं सिंचाई के क्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि प्राकृतिक जल की निकासी अवरुद्ध न हो। मतलब कहने का मतलब क्या हो कि उसमें जितना भी अगर कोई सिंचाई वगैरह कर रहे हैं, सड़क का निर्माण कर रहे हैं, नहर का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें जो पानी वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो उस पानी का निकलने का जगह हो, ब्लॉक नहीं हो जाए, मतलब बंद नहीं हो जाए, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए।
भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये भी बात बताया जा रहा है कि भूस्खलन को रोकना है, ठीक है, तो उसके लिए दीवार का भी निर्माण करना चाहिए। बारिश के पानी और झरनों के प्रवेश सहित भूस्खलों का संचालन पर काबू पाने के लिए समतल जल निकास नियंत्रण केंद्र बनाना चाहिए। कहने का मतलब झरना वगैरह होता है तो पानी क्या होता है, पहाड़ से ऊपर से नीचे की तरफ गिरते रहता है, तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अब इससे पानी जब इससे गिरता है तो यहाँ पत्थर का क्या होता है, ब्रेक होकर नीचे चला जाता है साथ ही साथ, तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, इस पानी को ऐसा बहाव बनाना चाहिए जो कि एक समतल पर बहे, ठीक है। ऐसा इसका निष्कासन इसका केंद्र बनाना चाहिए जो कि ये पानी ऐसे समतल पर पड़े, मतलब बराबर जमीन पर बहे। उसके बाद है भूमि के नीचे बिछाए जाने वाले पाइपलाइन। जो भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाया जाता है केवल आदि लचीले चाहिए, मतलब जो पाइपलाइन होता है वो लचीले होना चाहिए, इसलिए कोई अगर उसका पत्थर वगैरह पड़ जाता है तो क्या होगा, दबे नहीं, मतलब टूटे नहीं, खाली दब जाए, आसानी से लचीला होना चाहिए। ऐसा कि अगर पत्थर वगैरह भी पड़ता है तो सिर्फ टूटे फूटे नहीं, मतलब उसको दबा सकता है, मतलब उत्पन्न करे, दबावेगा खाली, दबा कर छोड़ देगा। अगर टूटने फूटने वाला रहेगा तो क्या होगा, दब के टूट जाएगा, तो इसलिए लचीला होना चाहिए। अब उसके बाद दिया हुआ है कम से कम 1 इंच की गहराई तक घास पात, मतलब जो घास पात आते हैं वो कितना 1 इंच की गहराई तक होना चाहिए। लकड़ी की छाजन या पेड़ों की छाल, जो पेड़ों की छाल वगैरह होती है उसको वैसे क्षेत्रों में करना चाहिए जहाँ ढाल की प्रवणता मंद और सामान्य हो। जहाँ पे ढाल क्या हो, समान रहता है, वहाँ पे क्या करना चाहिए, पेड़ों के झाड़ की यूज करना चाहिए। और जो घास पात है उसका नीचे में गहराई कितना होना चाहिए, 1 इंच के आसपास होना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त खड़ी ढलानों के मतलब खड़ी मतलब खारा ढलान होना चाहिए ऐसे करने का। तल पर बने मकानों का मालिक कुछ स्थितियों में ऐसे अवरोधक या जल ग्रहण क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं जो छोटे छोटे भूस्खलन को रोक सकते हैं। मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर घर बनाया जा सकता है जो छोटे छोटे भूस्खलन को रोका जा सकता है, ठीक है। निर्माण के डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो भूस्खलन होने की स्थिति में बहकर आने वाली सामग्री मात्रा को उसके प्रभाव की गति को आटे आगे टिक सके। कहने का मतलब वहाँ पर भवन का निर्माण ऐसा करना चाहिए कि मान लो कोई भी सामग्री इधर से बह के आ रहा है तो इसको इतना इसमें ताकत होना चाहिए कि इसको यहाँ पर रोक सके, इसको धीमा कर सके, ठीक है। इस प्रकार से भवन का निर्माण करना चाहिए। तो इसी के सब बात बारे में बात दिया हुआ है कि ऐसा करना चाहिए। अब पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। तो सुनामी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 26 दिसंबर 2004 के बाद आप अभी भली भांति समझ गए होंगे कि सुनामी कितना विनाशकारी होता है, तो इसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इससे बचाव के तरीका क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें बचाव के तरीका में क्या दिया हुआ है, जहाँ सुनामी की लहरें प्राय आती है वहाँ लोगों के तटीय भाग की अपेक्षा तट से दूर बसने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। मतलब जहाँ पे सुनामी हमेशा आते रहता है तो वहाँ तट से दूर बसने के लिए, जहाँ समुद्र के किनारे, तट किसको बोलते हैं, समुद्र के किनारे को, तो वहाँ से क्या होना चाहिए, दूर जाके बसना चाहिए, समुद्र के किनारे एक ही बार नहीं बस जाना चाहिए, ठीक है। समुद्र तटीय भाग में सघन वृक्ष रोपण क्या होना चाहिए, सघन मतलब ज़्यादा, बहुत कम, बहुत ज़्यादा रोपण करना चाहिए, मतलब एक पास पास, कहने का मतलब कोई भी रोपण होना चाहिए वृक्ष का वो क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से रोपण करना चाहिए वृक्षों का जहाँ समुद्रीय तट है, जिससे क्या होगा कि जो लहर आएगा सर, सुनामी का लहर आएगा उसके जो जो तेजी होगा उसको कम कर सकता है वृक्ष, ठीक है। अब बहुत सारा वृक्ष लगा रहेगा तो क्या होगा, जब पानी ऐसे आएगा बहकर तो क्या होगा, इससे टकराएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो इससे नुकसान क्या होगा, बहुत कम होगा। नहरों एवं पत्तों को बचाने के लिए कंक्रीट, नहरों और पत्थरों को बचाने के लिए क्या, कंक्रीट अवरोध का निर्माण होना चाहिए। कंक्रीट मतलब क्या, हार्ड हार्ड पत्थर बोल सकते हैं, हार्ड पत्थरों का निर्माण होना चाहिए। सुनामी संभावित क्षेत्रों में ऐसे मकान का निर्माण हो जो भूकंप एवं सुनामी लहरों के प्रभाव को न्यून कर सके। मतलब ऐसा वहाँ पे मकान बनाना चाहिए जिसमें भूकंप और सुनामी को प्रभाव को कम कर सके, वैसा वहाँ पे मकान बनाना चाहिए। उसके बाद है पोता सीढ़ियों की ऊंची
बांधों द्वारा सुरक्षित की जा सकती है। मतलब वहाँ पे क्या करना चाहिए, ऊंची बांध बनाना चाहिए जिससे इससे बचा जा सकता है सुनामी से। मान लो कि यहाँ पर बहुत ऊंचा बांध ऐसे बना दिए, अब सुनामी यहाँ पर आएगा तो टकरा कर इधर ही रह जाएगा। अब कितना ऊंचा उठेगा तो बहुत ऊंचा बना देती है तो पानी टकराएगा, टकरा के इधर ही रह जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि सुनामी की आकांक्षा वाले तटीय क्षेत्रों में जहाँ पे सुनामी आने वाला रहता है, ठीक है, उस क्षेत्रों में मकान ऊंचे स्थानों पर बनाना चाहिए और तट के करीब से 100 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। तो कम से कम 100 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए जहाँ पे तट है। एक सुनामी मीटर होता है। सुनामी मीटर के द्वारा क्या करते हैं, समुद्र तल के होने वाले हलचल के सतत पता लगाते हुए सुनामी रेडिक सेंटर की स्थापना होनी चाहिए। एक रेडिक सेंटर होता है जो कि सुनामी मीटर का काम करता है। वहाँ पर क्या हलचल चल रहा है तो हलचल के हिसाब से पता चल जाता है कि यहाँ पर सुनामी आने वाला है, तो हम लोग पहले ही जानकारी दे सकते हैं लोगों को। उपग्रह प्रौद्योगिकी, उपग्रह जो हम लोग उपग्रह के यूज करते हैं तो उपग्रह के बारे में पढ़े। इसके द्वारा सुनामी की चेतावनी को प्राप्त कर सकते हैं और करना चाहिए, करके क्या करना चाहिए, विभिन्न माध्यमों द्वारा तुरंत आम लोगों तक पहुंचा देना चाहिए कि यहाँ पर सुनामी आने वाला है। अब बाढ़ के बारे में पढ़ें। तो बाढ़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके, होता क्या है। अब इससे हम लोग इसको रोकेंगे कैसे, इससे बचेंगे कैसे, तो उसके बारे में इसको जानेंगे। सब चीज़ जान चुके हैं कि बाढ़ क्या है, एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा तबाही होता है। ये क्या होता है, मौसम पर डिपेंड करता है। बाढ़ अगर पानी ज़्यादा हो गया तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाता है, और पानी कम आता है सुखाड़ होने की संभावना हो जाता है, ठीक है। इससे राहत पाने के लिए अर्थात जोखिम कम करने के लिए हम सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र पर तैयार कर लें। कहने का मतलब अगर हमको इससे जोखिम से बचना है तो पहले मानचित्र बनाए, एक मैप बनाए जिस पर जितना ही बाढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ का एक पहचान कर ले कि यहाँ पर बाढ़ हमेशा आते रहता है, ठीक है। मान लो कुछ जगह पहचान कर ले कि यहाँ पर बाढ़ आते रहता है। उसके बाद क्या करना है, इस क्षेत्र को उपयोग पर नियंत्रण रखें। इस क्षेत्र में भू उपयोग पर नियंत्रण रखें। जितना इसका भू उपयोग किया जाता है इस पर नियंत्रण रखें हमेशा बारीकी से। इस क्षेत्रों में किसी भी बड़े विकास का योजना का अनुमति नहीं देना चाहिए, ठीक है। पूरे बाढ़ के बचाव कार्य निर्धारित किया जाना चाहिए। जितना भी बाढ़ का बचाव कार्य होता है उस सब के सब यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। सरकारी क्षेत्रों में तालाबों, झीलों अथवा निचले क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, तालाब होना चाहिए, झील होना चाहिए, और निचले क्षेत्र जो होता है वहाँ पे क्या उपलब्ध होना चाहिए, तो जल धारक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे जल रहता है। और जल जमाव वाले क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जल जमाव होता है वहाँ पे भवन का निर्माण नहीं होना चाहिए। और दिया हुआ है कि आवास के लिए ऊंचे सुरक्षित स्थानों का चुनाव करना चाहिए। आवास, वहाँ पे अगर आवास करना चाहते हैं तो वहाँ पर ऊंचे सुरक्षित स्थान का चुनाव करना चाहिए जिससे बाढ़ से बचा जा सके। और भवनों का निर्माण किससे करना चाहिए, तो कंक्रीट निर्मित खम्भों, मतलब कंक्रीट निर्मित खम्भा, जो हम लोग खम्भा डालते हैं नीचे से नेट देते हैं, खम्भा उठाते हैं, उसी को हम लोग खम्भा यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कंक्रीट निर्मित होना चाहिए, मतलब कंक्रीट से बना हुआ होना चाहिए। साथ ही मकान के चारों ओर नींव के पास रेत से भरी बोरिया भी रख देना चाहिए। अब बोरी में क्या करते हैं, रेत से भर के, इसमें रेत भर के बोरा चारों तरफ से, मकान के चारों तरफ से रख देंगे। उससे क्या होता है कि वहाँ से कोई चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे रोड को बार बार बाढ़ की वजह से ब्रेक हो जाता है वहाँ पर क्या करते हैं कि सीमेंट के बोरा में कुछ, मतलब कोई भी बोरा में क्या करते हैं कि ईटा पत्थर भर के रख देते हैं जिससे कि नुकसान नहीं होता है। उसको क्या करता है, पानी बहा नहीं सकता है, इसीलिए उसको भर कर रखा जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों का विकास करने से बाढ़ की प्रवणता को कम किया जा सकता है। तो अगर जहाँ पे बाढ़ क्षेत्र है वहाँ पे क्या होना चाहिए, वन ज़्यादा होना चाहिए जिससे बाढ़ को कम किया जा सकता है। मृदा क्षय को भी नियंत्रित किया जा सकता है अगर वृक्ष वगैरह लगाएंगे तो। साथ ही वन क्षेत्र पशु आहार उपलब्ध कराने और जैव विविधता के संरक्षण देते हुए सहायक होता है। मतलब वहाँ पर वन क्षेत्र और पशु आहार की उपलब्धता भी होने लगेगी अगर वृक्ष वगैरह लगाएंगे तो। नदियों के दोनों तटों पर क्या करना चाहिए, बांध को बना देना चाहिए। बांध का निर्माण करना चाहिए नदियों के तटों पे। नदी, अब जैसे नदी है, नदी से बह रहा है बीच से,
इसके बगल में क्या करना चाहिए, बांध, ऊंचा बांध बना देना चाहिए, ठीक है। इसका भी निर्माण करना चाहिए सुरक्षा के साथ। इसके साथ ही क्षेत्रों के नाली नालों का विस्तार हो, जिससे जल्द से जल्द पानी निकल जाए। अब वहाँ पे जो क्षेत्र में बाढ़ आता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, नली नाले अच्छा तरीका से काम करना चाहिए, जिससे कि पानी आसानी से बाहर निकल जाए। सिंचाई का भी काम लिया जा सके, जिस पानी से हम लोग सिंचाई का भी काम ले सकते हैं। तो ये सब उपयोगी चीज कर सकते हैं। अब बाढ़ के पर्वतीय भागों में नदियों के ऊपर बांध और पृष्ठभाग जलाशय का निर्माण जल को नियंत्रित ढंग से छोड़ने वाली तली का सिल्ट जमाव के साथ साफ करके बाढ़ की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। तो होता क्या है कि पर्वतीय जो भाग होता है वहाँ पे नदी जो होता है ऊपर बांध होता है, ठीक है। तो पृष्ठ भाग पर जलाशय का जो निर्माण होता है, जो जल जमता है, ठीक है, जल आकर एक जगह जमता है, जल को नियंत्रित ढंग से छोड़ने, मतलब जल जो जमा हुआ उसको कैसे छोड़ के दूसरी जगह भेजा जाए, उसके साथ जो जमाव के साथ जो भी क्या बोलते हैं सिल्ट वगैरह जमा रहता है, उसको भी हम लोग हमेशा साफ करते रहे, जिससे कि पानी जमा नहीं, मतलब एक जगह दूसरी जगह निकल जाए आसानी से, ब्लॉक नहीं हो जाए, कहने का मतलब। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहरों का जाल बिछाकर, जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे क्या करना चाहिए, नहरों का जाल बिछा देना चाहिए, मतलब चारों तरफ से नहर निकाल देना चाहिए, जिससे क्या होगा, बाढ़ में बहुत विभीषिका को न सिर्फ कम किया जा सकता है, उससे कम भी हो जाएगा, जितना भी उससे विनाशकारी चीज़ है उसको कम भी किया जा सकता है। उसके अलावा इससे सिंचाई का भी काम किया जा सकता है। अगर नहर वगैरह बना देंगे तो क्या होगा, उससे सिंचाई का भी काम कर लेंगे। तो नहर का काम क्या होता है कि मान लो कि जिस क्षेत्र में बाढ़ है उस क्या होगा, वहाँ से नहर के थ्रू वहाँ का पानी दूसरी जगह चला जाएगा, जहाँ पे बाढ़ नहीं है, जहाँ पे सुखाड़ है, उस नहर के थ्रू पानी वहाँ से वहाँ चला जाएगा, जिससे क्या होगा कि बाढ़ से बचा जा सकता है। तो बाढ़ में फसलों को भी काफ़ी नुकसान होती है। बाढ़ में क्या होता है, फसल को काफ़ी नुकसान होता है। हरा भरा खेत क्या होता है, कभी कभी तैयार फसल भी जलमग्न जलमग्न होकर नष्ट हो जाते हैं, मतलब जल में जमाकर नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए ऐसे फसलों का, ऐसे प्रजातियों का पौधा का विकास करना चाहिए, जिससे जल क्षेत्र में भी पैदा किया जा सकता है। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना चाहिए कि ऐसा पौधों का निर्माण करना चाहिए, जिससे अगर पानी में भी बोया जाए तो खराब नहीं हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है। जैसे कि अगर उत्तरी बिहार के कुछ जिलों का किसान धान एक ऐसी प्रजाति उत्पन्न करते हैं जो जलमग्न क्षेत्र में पैदा होते रहते हैं, मतलब जल में डूबा हुआ है फिर भी वो पैदा हो। मान लो कि इतना धान है, धान के इतना जड़ क्या है, नीचे डूबा हुआ है पानी में, लेकिन यहाँ पर फसल आसानी से हो सकता है, खराब नहीं होगा, ठीक है। और उसका कटाई लोग कैसे करते हैं, तो नाव पर चढ़ के, नाव से तैरते हुए जाते हैं और काट लेते हैं, ठीक है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थान स्थान पर क्या होना चाहिए, खदान बैंक, मतलब जहाँ पर खाना वगैरह आसानी से मिल सके, ऐसा खदान बैंक बनाना चाहिए। इसके अकाल की स्थिति में बहुत ही काम देगा, ठीक है। तो अगर 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण के 3 आयाम निर्धारित किए गए, क्या क्या, त्वरित मतलब क्या, इमीडिएट मतलब तुरंत कोई काम करना उस पर, अल्पकालिक शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कुछ समय के लिए कुछ ऐसा काम करें जो कि हम लोग बाढ़ को कम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब क्या कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग उसको बोलते हैं दीर्घकालिक। वो ऐसा कुछ काम करे कि लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग को बाढ़ से बचाए रखें। तो ये सब तीनों चीज़ों पर काम किया जाता है जो बाढ़ क्षेत्र इलाका है। अब पढ़ेंगे हम लोग सुखाड़ के बारे में। तो क्या होता है, सुखाड़ अचानक नहीं होता है, यह संकेत देकर आता है, किंतु इसके अंत की अवधि निश्चित नहीं होती है। ये कब इसका अंत होगा वो निश्चित नहीं होता है। सुखाड़ आने से पहले तो पता चल जाता है सुखाड़ आ रहा है, लेकिन इसका अंत कब होगा वो निश्चित नहीं होता है। सुखाड़ 3 प्रकार का होता है, एक सामान्य सुखाड़ होता है, एक कृषि सुखाड़ होता है और मौसमी सुखाड़ होता है, ठीक है। तीनों सुखाड़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे खतरनाक क्या होता है, तो कृषि का सुखाड़ होता है। इसमें क्या होता है, कृषि का सुखाड़ का होने की वजह से फसल सारा का सारा नष्ट हो जाता है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुखाड़ जैसे प्राकृतिक आपदा को विभिन्न विविधियों के अपना कर इसकी विभीषिका को कम किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब जितना इससे खतरनाक, जितना इससे नुकसान होने वाला चीज़ है,
हानि होने वाली चीज़ें उसको हम लोग कम कर सकते हैं। कैसे? तो जल संसाधन एवं वैज्ञानिक विकास प्रबंधन द्वारा, जो जल का संसाधन हो और वैज्ञानिक विकास का प्रबंधन हो, उसके द्वारा हम लोग क्या होगा कि इसको कम कर सकते हैं। कहने का मतलब कि हम लोग जल का उपाय करें। अब जल का उपाय कैसे कर सकते हैं? तो दूसरे जगह से जल मंगा सकते हैं नहरों के थ्रू, ठीक है, या जल संरक्षण करके, बारिश का पानी को संरक्षण करके हम लोग क्या होगा, जल का संरक्षण करेंगे तो वो जल का उपयोग कर सकते हैं जहाँ पे सुखाड़ हो रहा है। तो ये सब ऐसे नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ जल विभाजन क्षेत्र। जल विभाजन क्षेत्र मतलब है जल को कैसे विभाजित किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाए, ठीक है। इसमें मानना है जल विभाजन क्षेत्र एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पानी एवं एक सामान्य बिंदु की ओर प्रवाहित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जितना भी पानी वगैरह होता है इसको एक सामान्य बिंदु की ओर प्रवाहित किया जाता है जहाँ पे जरूरी होता है। सूखे दुष्प्रभाव के को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों के सहयोग से, जितना भी स्थानीय समुदाय होता है, ठीक है, उन लोगों के भी सहयोग से क्या होता है, मृदा और जल संरक्षण के सभी प्रकार के उपाय किए जाते हैं। इस नीति के अपनाने में इन क्षेत्रों में मृदा, पेड़ पौधे, पानी तथा अन्य संसाधनों का प्रवाहित प्रबंधन की मदद मिलती है। ये सब साधन के लिए मदद किया जाता है। इस जल विभाजन क्षेत्रों के भीतर दुर्बल जल स्रोत के संरक्षण तथा मृदा मतलब दुर्बल जल के संरक्षण किया जाता है और मृदा और पेड़ पौधों के प्रबंधन में सुधार लेकर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए उच्चतर कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाता है। मतलब इस क्षेत्र में कौन सा कृषि अच्छे तरीके से हो सकता है वैसा ही कृषि यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, जो कृषि के लिए अनुकूल है। मतलब पहले मिट्टी में उपलब्ध नमी के संरक्षण के लिए तेज धूप से बचाने के लिए भूमि पर क्या किया जाता है, घास का आवरण करने देना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि अब वहाँ पर सुखाड़ क्यों हो जाता है, इसलिए कि क्या होता है, तेज धूप होता है। अब तेज धूप से क्या होता है, मिट्टी सूख जाता है। तो मिट्टी को कम सूखने के लिए क्या करना चाहिए, मिट्टी के ऊपर घास वगैरह लगा देना चाहिए, जिसमें क्या हो, मिट्टी में नमी हो। मिट्टी में नमी के अभाव में ही कृषि सुखाड़ होता है। मिट्टी में नमी हो जाता है तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कृषि का सुखाड़ हो गया। इससे हम लोग नमी को बचा कर रख सकते हैं। नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र वृक्षरोपण से भी बादल आकर्षित होती है। अब देखो जहाँ पे हम लोग नदी वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे क्या करें, वृक्ष का रोपण करें। वृक्ष रोपण करने से क्या होता है कि वहाँ पे बादल आकर्षित होता है, मतलब वहाँ पर बारिश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और मौसम के कुछ हद तक नियमित किया जा सकता है। इससे वृक्ष रोपण करना चाहिए। कुछ फसलें ऐसी भी होती है जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है। कुछ फसल ऐसा होता है जिसके अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो वैसा फसल यहाँ पर उगा सकते हो। वो कौन कौन सा फसल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भी उसका उपज होते रहता है। जैसे कि मशरूम है, औषधि है, पौधे है, नागफनी है, ज्वार है, बजरा है, ये सब फसल कम नमी वाले मिट्टी पर भी हो जाता है। सिंचाई को विकसित कर सूखा से बचा जा सकता है। सिंचाई को भी विकसित करके सूखा से बचा जा सकता है। हमारे देश में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में क्या है, सिंचाई की सुविधा के कारण ही और शुष्क प्रदेश होने के बावजूद, मतलब यहाँ सूखा प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ पर भी भंडार होता है, अनाज का भंडार यहाँ पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सिंचाई का सुविधा उपलब्ध है। सिंचाई का सुविधा कैसे उपलब्ध कराया जाता है, या तो बारिश के पानी को संग्रहण करके या नहरों के पानी के द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। अब सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक अवस्था के रूप में क्या होना चाहिए। और मान लो कि सुखाड़ का वजह से क्या होगा, किसान लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बहुत किसान लोगों का बुरा हाल हो जाता है। तो इस रूप में उन लोगों को क्या करना चाहिए, दूध का उद्योग करना चाहिए। मतलब दूध का उद्योग किया जाता है ना, दूध बेचा जाता है। जैसे कि अभी क्या आता है कि अलग अलग प्रकार के दूध बेचा जाता है, जैसे कि गोल्ड, नाम तो भी भूल रहे, वैसे अलग अलग कंपनी का दूध आता है जो कि मार्केट में मिलता है। सुधा गोल्ड सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि प्रधान क्षेत्रों में ये सब क्या होता है, सुखाड़ आने के चलते बहुत लोग, किसान लोग दुखी हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर दूध का उद्योग करे तो उससे क्या होगा कि अगर खेती नहीं हो पा रहा है तो दूध के उद्योग से पैसा कमा सकते हैं। तो इसी बारे को ध्यान में रखना चाहिए। इससे
बचने के लिए चारागाह का विकास किया जा सकता है। अब क्या हो कि दूध के लिए तो क्या होना, गाय वगैरह होना चाहिए, गाय भैंस होना चाहिए, तो गाय भैंस होने के लिए चारागाह होना चाहिए, तो चारागाह लगा सकते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पे सुखाड़ है। तो इस सबसे ये वैकल्पिक साधन है, ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषि का आधारित उद्योगों के लगातार कृषि के असफल होने के भरपाई हो सकती है तथा खुशहाली कायम कर सकते हैं। तो खुशहाली काम कैसे कर सकते हैं, अगर कृषि से नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, दूध का उद्योग करेंगे, जिससे हम लोग फिर से खुशहाली ला सकते हैं। जिन क्षेत्रों में प्रायः सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों में शुष्क कृषि पद्धति अपनाया जाना चाहिए, लाभप्रद होता है। अब शुष्क कृषि पद्धति का निम्नलिखित विधियाँ होता है, मतलब शुष्क मतलब सूखा कृषि करना। सूखा कृषि का क्या क्या विधि है उसको जानेंगे। तो सूखा कृषि हम लोग कैसे करते हैं, तो खेतों की गहराई तक जुताई करते हैं। जुताई जो करते हैं खेत में क्या करते हैं, गहराई तक करते हैं। गहराई तक करने से क्या होता है, जो नीचे का मिट्टी का उपजाऊ मिट्टी होता है वो ऊपर आ जाता है, जो सूखा हुआ नहीं रहता है, नमी मिट्टी रहता है, ठीक है। ऐसे में फसलों की बुआई जो सूखे को अधिक सहन करने की क्षमता होता है, तो वैसा फसल बोए जो सूखे क्षेत्रों में भी अच्छे होता है, ठीक है। सामान्य सिंचाई विधि के स्थान पर कौन कौन सा, जो सामान्य सिंचाई करते हैं उसके स्थान पर कैसा कैसा सिंचाई करना चाहिए, ड्रिप सिंचाई करना चाहिए, छिड़काव सिंचाई करना चाहिए। जिसको हम लोग बता चुके हैं ड्रिप सिंचाई क्या होता है और छिड़काव सिंचाई क्या होता है। इससे पानी कम लगता है और सिंचाई भी हो जाता है। ऐसी बीज का प्रयोग जो कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसे बीज का प्रयोग करें जो कम समय में तैयार हो जाए। जब वर्षा होती है तब इसके जल का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। कभी भी जब वर्षा होती है तो उसके जल का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, संरक्षण करके रखना चाहिए। छोटे छोटे बांध जलाशय का निर्माण करना चाहिए, जो कि नहरों का निर्माण जिसके तल के कंक्रीट बिछा हो। मतलब कहने का मतलब कि जो नहर वगैरह या नहर बनाते हैं या जलाशय बनाते हैं उसमें क्या करना चाहिए, जो नीचे का पार्ट हो तल, उस पर क्या हो जाए कंक्रीट बिछा होना चाहिए, पत्थर होना चाहिए, जिसकी वजह से पानी क्या हो नीचे सोखे नहीं, ठीक है, पानी इस पर रुका रहे, ठीक। तो उससे भी हम लोग कृषि कर सकते हैं। उसके बाद है बाढ़ को समकोण पर बांध बनाना था तथा खेती के सीढ़ीनुमा बनाना, जिससे जल का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। मतलब खेती को क्या करे, सीढ़ीनुमा बनाए, सीढ़ी के जैसा, एक सीढ़ी जैसा बने, मतलब यहाँ पर एक बो दिए फिर यहाँ पर सीढ़ी जैसा बो। अब इसको क्या होगा कि इसको सिंचाई करने में भी आसानी होगी, ठीक है, तो इससे फायदेमंद होगा। मैं यहाँ पर दिया हुआ है, यह एक सत्य है कि प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने से हम और आप रोक नहीं सकते। जितना भी प्राकृतिक आपदा है उसको क्या हम लोग रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि उसके सह अस्तित्व से संबंधित कार्य करके, जितना भी सह अस्तित्व से संबंधित कार्य है वो सब करके हम लोग जो भी पढ़े वो सब कार्य करके इसको हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अपने पूर्व में भी आपदाओं के संदर्भ में बताए गए तरीकों का अध्ययन किया है। हम लोग अध्ययन किए हैं कैसे हम लोग आपदा से कैसे बच सकते हैं। इसका अतिरिक्त सभी प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के लिए कुछ बातें सामान्य रूप से उपयोगी है, जैसे प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी और उसके होने वाले विभीषिकाओं के प्रति जन साधारण के जागृत करना, मतलब सबको बताना इसके बारे में, ठीक है, जागरूक करना लोगों को कि प्राकृतिक आपदा होता क्या है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में सबको शिक्षित करना। तो ये सब काम करना जरूरी हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके लिए पूर्व नियोजित योजना, मतलब पहले से योजना बना कर रखे कि अगर मान लो कि इस प्रकार का आपदा आता है तो हम लोग इससे कैसे निपटेंगे, ठीक है, इसके लिए पहले से योजना बना कर रखे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा देखा गया है कि पूरी नियोजित योजनाएं नहीं है। बहुत सारा ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर है जहाँ पे पहले से योजना बनाकर नहीं रखा जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि बहुत आपदा से उससे हानि पहुँचता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, पहले से ही योजना बनाकर रखना चाहिए। अब देखो अपना मानचित्र भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो एक मानचित्र बनाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए मानचित्र बनाकर हम लोग डोनेट कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे, यहाँ पर कौन कौन सा जगह पर आपदा आता है, ठीक है। मानचित्र के निर्माण से धरातल पर उपलब्ध सूचनाएं सुदूर संवेदन, ठीक है, और भौगोलिक सूचना प्रणाली सहायक हो सकते हैं। जितना भी सूचना देने वाला चीज़ रहता है वो सब यहाँ पर
उपस्थित रखे, ठीक है, सबका व्यवस्था रखे जिससे सूचना आसानी से मिल सके। सह अस्तित्व की सफलता, सह अस्तित्व मतलब वही होता है जितना काम हो जिससे हम लोग क्या करें, कोई भी आपदा को कम कर सकता है, वो सारा काम होना चाहिए। तो इसका सफलता के लिए क्या होना चाहिए, तो आपसी सहयोग होना चाहिए, और गैर सरकारी संगठन जो भी है उसका सहयोग होना चाहिए, अर्ध सरकारी संगठन उसका सहयोग होना चाहिए, राष्ट्रीय सेवा योजना ये सब का सहयोग होना चाहिए, तब हम लोग इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और होम गार्ड, नेहरू युवा केंद्र, ये सब संगठन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोग क्या किए हैं कि लोग जुटे हुए हैं, जुट कर आपदा प्रबंधन की योजना बना रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण वासी। तो ये सब संगठन होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपदा को कम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पर वही अस्पताल में दिखा रहा है कि लोग सहायता कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कैंडिडेट को कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक आकस्मिक स्थिति में आपदा से प्रभावित लोगों के जीवन रक्षक हो सकते हैं। तो स्वयं सेवक मतलब क्या, अपने से जो हम लोग संस्था बनाते हैं, ठीक है, हम लोग खुद से हम लोग को क्या करना चाहिए, लोगों को सेवा करना चाहिए उस टाइम आपदा से रक्षा करने के लिए। अतः आपदा के मध्य क्या है, आपदा के मध्य सह अस्तित्व की नियति ही आपदा के मध्य जीने की कला और रोमांचक उत्पन्न कर सकता है। आपदा में जो भी सह अस्तित्व होता है उसको हम लोग क्या करें, नियमित बनाए, मतलब उसको आदत डाल ले कि इसको हम लोग ऐसे करना है, कोई भी आपदा में हम लोग को इस काम को करना है, वैसे ही आदत को बना ले। उससे बनाने में क्या होगा कि वहाँ पर जीने का एक रोमांचक उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि लोग खुशी खुशी वहाँ पर जीना शुरू कर देगा। इसलिए आपदा संबंधी जितना भी जानकारी उन लोगों को सारा जानकारी वहाँ पे होना चाहिए। अगर ऐसा बना लेते हैं लोग नियमित रूप से, ये काम करना है तो करना है, तो आदमी क्या करेगा, रोमांचक रूप से वहाँ पर जिंदगी जीने लगेगा। तो ये सब जानकारी है आपदा के बारे में। तो और यहाँ से भूगोल पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जितना भी भूगोल चैप्टर है कंप्लीट कर लेने के बाद आप लोगों को साथ साथ पढ़ना भी है वीडियो। उसके बाद क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हमको बताना है, तो फिर से हम उसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।